बच्चों चलिए आज शुरू करते हैं आर्थिक विकास की समझ। कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान की किताब है और उसका अध्याय 1 चलेगा। उसका नाम है विकास। यानी आज हम आर्थिक विकास की समझ के अंतर्गत विकास को देखेंगे। विकास के क्या मायने होते हैं, तो देखिए आज हम क्या क्या और कवर करेंगे। विकास के मायने, राष्ट्रीय विकास, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाती है आर्थिक तौर पर, आय और अन्य मापदंड, इन बिंदुओं को लेकर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विकास के मायने। देखिए विकास के मायने हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। कोई विकास के कुछ गरीब आदमी के लिए विकास के मायने उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति हो जाए तो विकास हो गया। पैसे वाले के लिए और अन्य संसाधन जुट जाएं, जीवन को आसान बनाने वाले संसाधन जुट जाएं तो उसके लिए विकास हुआ। और जो अधिक पैसा वाला है उसके लिए और अधिक संसाधन यानी विलासिता की वस्तुओं के जुट जाने से संबंधित है कि विकास हुआ है। जीवन को तो इस जीवन में सभी के लिए विकास के मायने अलग अलग होते हैं। उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न हो, यहाँ तक कि वह विनाशकारी भी हो सकता है। विकास न होकर। तो ये चीज़ कैसे हो सकती है? देखिए जैसे बांध है। बांध हम जानते हैं, बांध से बहुत सारे विकास होते हैं। शुरुआत होती है, बिजली बनती है और बिजली से ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं। उद्योगपति अधिक बिजली पाने के लिए अधिक बांध चाहते हैं, जबकि आदिवासी इसका विरोध करते हैं। जब सबके फ़ायदे क्या होता है तो क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि उनका घर जा रहा है, वो बेघर हो रहे हैं और उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उनको वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। तो ये उनके लिए मायने हुए। तो विकास के लिए ये अलग अलग मायने हुए। बांध विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वही बांध आदिवासियों के लिए नुकसान करता है, वो उसका विरोध करते हैं। अब देखिए यहाँ और एक चीज़ आती है कि जब किसी से पूछा जाता है कि भाई विकास कैसा हो, तो हर व्यक्ति कहता है कि सबसे पहले तो आमदनी बढ़नी चाहिए, तब तो कुछ विकास हम और कुछ सोच पाएंगे। तो आय सबसे पहले आती है विकास के लिए। अब अधिक आय के लिए क्या हो? अधिक आय के लिए एक तो नियमित काम चाहिए, बेहतर मजदूरी चाहिए। काम मिला है तो अच्छी मजदूरी हो। जो पैदावार कर रहे हैं, उनके लिए, जो उत्पादन कर रहे हैं उनके लिए अधिक उपज विकास के मायने में होगी। और जो उत्पाद हैं उनकी अच्छी कीमत मिले, तब उनकी आमदनी होगी और तब उनका विकास हो पाएगा। और इसके अलावा अन्य और क्या लक्ष्य हो सकते हैं? देखिए जब सब कुछ हो जाएगा, हमारे पास सब कुछ है, तब हम क्या समझेंगे? हमें क्या और चाहिए? समानता चाहिए, बराबरी का दर्जा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, सम्मान चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए और अन्य संसाधन चाहिए। तो ये इस तरह से विकास के लिए अलग अलग मायने होते हैं। एक ही बिंदु पर विकास को बांधना ठीक नहीं है। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय विकास की। राष्ट्रीय विकास को किस मायने में देखा जाता है? देखिए अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि गरीब के लिए विकास भी, उसके लिए भी एक अलग पैमाना बने, अमीर के लिए अलग पैमाना बने, उद्योगपति के लिए अलग पैमाना बने, मजदूर के लिए अलग पैमाना बने, या शहरों में रहने वालों के लिए अलग बने, आदिवासियों के लिए अलग बने। तो अलग अलग पैमाने तो बनेंगे नहीं। अब क्या हो कि
एक सामूहिक एक पैमाना हो नापने के लिए कि भाई इस देश का विकास हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कितना हुआ, किस लेवल पर है। जब हम एक देश से दूसरे देश की या एक राज्य की दूसरे राज्य से तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे कि भाई उसका विकास हुआ तो कैसे हुआ। तो अब देखते हैं कि जो राष्ट्रीय विकास है उसको क्या मायने कैसे लेते हैं। देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भी भिन्न भिन्न और परोस इसमें भी हो सकती हैं अलग अलग, लेकिन अब अलग अलग विचारधाराओं को लेकर एक विचारधारा बनाई जाए और एक पैमाना हो। वो कहाँ से लिया जाता है? औसत आय या प्रति व्यक्ति आय, ये एक पैमाना हो सकता है। अब कैसे होता है, ये कैसे निकाली जाती है? वो निकाली जाती है पूरे देश की कुल आय, पूरे देश की पूरी साल की आय। ये पूरी वार्षिक होता है। जितने भी अर्थव्यवस्था की बात होती है तो वो वार्षिक या त्रैमासिक या क्वार्टरली बोलते हैं। तो पूरे साल की जब बात की जाती है, पूरे साल की ही की जाती है। पूरे साल की देश की जितनी आमदनी हुई उसको कुल जनसंख्या से भाग दे दें तो औसत आय निकल जाती है। जो भागफल आता है वो औसत आय आती है। यानी औसत आय निकालने के लिए औसत आय या प्रति व्यक्ति आय वही है। ये होगी देश की कुल आय बट्टे देश की कुल जनसंख्या। इस तरह से ये इस फॉर्मूले से औसत आय या प्रति व्यक्ति आय निकाल ली जाती है। तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा देश अमीर है, कौन गरीब है, कितना विकास हुआ नहीं हुआ। इस साल मान लो जो देश की आय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, अगले वर्ष कितनी हुई, फिर उससे अगले वर्ष कितनी हुई। तो इसकी तुलना करके हम ये निकाल सकते हैं कि विकास हो रहा है या नहीं। इस तरह से देखा जाता है कि देश का विकास हुआ या नहीं। अब देखिए, जब विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना करते हैं तो और भी चीज़ें आती हैं। देखिए, विश्व बैंक की जो विकास रिपोर्ट है वो सभी देशों की तुलना की जाती है उसमें, पूरे विश्व की। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में विश्व के सभी देशों की में विकास कितना हुआ प्रतिवर्ष, उसकी एक रिपोर्ट बनती है। उसमें ये पता चलता है कि प्रत्येक देश की स्थिति क्या है, उसने विकास कितना किया, या इस जो लिस्ट बनाई है उसमें वो कहाँ पर बैठता है। जैसे इसको हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। इस रिपोर्ट में विश्व के सभी देशों के विकास की तुलना और उनका वर्गीकरण करने के लिए औसत आय या प्रति व्यक्ति आय, वही अभी हमने बात की, उसके मापदंड का प्रयोग किया जाता है। ये जो विश्व विकास रिपोर्ट है, याद रखिए, विश्व विकास रिपोर्ट है किस पर आधारित होती है? औसत आय या प्रति व्यक्ति आय पर। इसके आधार पर उसकी रिपोर्ट तैयार होती है पूरे विश्व के देशों की। फिर देखा जाता है कि कितना हुआ। अब देखिए, 2017 की विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट है, उसके अनुसार जो समृद्ध देश हैं वो यूएस डॉलर है। ये यूएस डॉलर, ये जो चिन्ह है यूएस डॉलर का, ये डॉलर का चिन्ह है, और ये यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर है उसकी वहाँ से उसकी करेंसी में तो ये लिया जाता है। तो ये 12,056 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है। ये 12,056 रुपये से अधिक या इससे अधिक आय है किसी देश की तो समृद्ध देश में गिना जाएगा। ये 2017 की विश्व बैंक की रिपोर्ट है। यानी 12,056 यूएस डॉलर या इससे अधिक किसी देश की प्रति व्यक्ति आय है तो उसको समृद्ध देश में माना जाएगा। जिसकी
995 है यूएस डॉलर, तो निम्न आय वाले देश में गिना जाएगा। इसी समय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो थी 1820 रुपये, यानी इन दोनों के बीच में 1820 यूएस डॉलर। तो ये प्रति व्यक्ति आय थी, इसलिए इसको मध्य आय वाला देश कहा गया भारत को। भारत को 2017 की विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट है, उसके आधार पर मध्य आय वाला देश कहा गया है, न गरीब है न समृद्ध है। अब और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब हमने एक चीज़ तो निकाल ली कि आमदनी यानी प्रति व्यक्ति आय से तुलना हो सकती है पूरे देश की, या पूरे देश की एक साथ सभी देशों की तुलना करें, या एक ही देश की अलग अलग वर्षों में तुलना करें, तो हम ये पता कर सकते हैं कि देश में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए अब बढ़ते हुए उसका जो प्रति व्यक्ति आय है बढ़ रही है हर साल, तो देश का विकास हो रहा है। अगर घट रही है तो विकास नहीं हो रहा है। तो या उतना ही है तो भी विकास नहीं हो रहा है, यानी बढ़नी चाहिए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो विकास माना जाएगा। अब देखिए, यहाँ कुछ विविधताएं भी हैं। यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, तुलना के लिए आसानी से तुलना हो जाती है उसकी, और ये पता चल जाता है विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन किंतु इसमें कुछ असमानताएं छुप जाती हैं, असमानताएं छुप जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं ये क्या चीज़ है। देखिए, यहाँ एक उदाहरण दिया है हमने, ये लिया है किसी एक वित्तीय वर्ष का है, और ये मासिक आय हमने ली है प्रत्येक देश के नागरिक की। दो देश लिए हैं, देश का है और देश का है। ये नागरिक हैं नंबर 1, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 नागरिक हैं जिनकी आमदनी है ये। देश का में देखते हैं, देश का के एक नागरिक की, जो पहला नागरिक है 1 नंबर पर जो है, उसकी है 9,500 रुपये प्रति माह। दूसरे की है 10,500, तीसरे की 9,800, चौथे की 10,000, पाँचवें की 10,200। यानी 1, 2, 3, 4, 5 की आमदनी इतनी है। औसत आय 10,000 निकली। देखिए, अब एक और देख लेते हैं, नीचे करके दिखा दिया है। देश का की औसत आय बराबर, जैसे हमने कहा था ना, पूरे सभी की आमदनी पूरे कुल देश की आय। तो कुल देश की आय कितने, 5 नागरिक हैं, तो 5 नागरिकों की जोड़ लिया, 9,500 प्लस 10,500 प्लस 9,800 प्लस 10,000 प्लस 10,200 बट्टे 5। कुल कितने नागरिक हैं उस देश में, 5, तो 50,000 हो गई बट्टे 5, यानी 10,000 आ गई। कितनी आ गई, 10,000। अब देश खा की देखते हैं। देश खा में एक नागरिक है, उसकी आमदनी है 800, दूसरे की 700, तीसरे की 500, चौथे की 400। अब आप देख रहे होंगे कि इतनी कम कम है, और 5वें की 48,000। और देखिए, अब इससे इस देश की औसत आय निकलती है 10,880। देखते हैं देश खा। अब यहाँ देखिए, नीचे जो फार्मूला है उसके आधार पर हमने ये कैलकुलेट किया है। देश खा की औसत आय कितनी होगी, सबकी जोड़ ली, 800 प्लस 700 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 48,000 बट्टे 5, ये टोटल हो गया 50,400 बट्टे 5, 10,080। अब देखिए, इन दो देशों में तुलना करते हैं। औसत आय पहले वाले की कम है, इसकी कम है और इसकी अधिक है, ये अधिक है। अब एक बात सोचने की बात है कि अगर आपको बोला जाए कि भाई कहाँ जाओ, एक देश में जाना है तो कहाँ जाना पसंद करेंगे, इसमें या इसमें। अब देखिए, यहाँ एक आदमी पूरी संपत्ति लेके बैठा है, एक आदमी की आमदनी सबसे ज़्यादा है और बाकी सब गरीब हैं, 4 गरीब हैं, एक बहुत अमीर है और 4 गरीब हैं, और यहाँ लगभग समान है, पाँचों की लगभग, थोड़ा बहुत अंतर है और आमदनी लगभग बराबर है, वही औसत आ रहा है। तो यहाँ असमानता कम है और यहाँ असमानता ज़्यादा है।
असमानता ज़्यादा है। और यहाँ देखिए गरीबी ज़्यादा होते हुए भी ये अमीर देश कहलाएगा। यहाँ गरीबों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन देश जब हम तुलना की जाएगी दोनों देशों से तो ये अमीर होगा देश और ये गरीब होगा, जबकि इसके सभी लोग समान हैं। और थोड़ा सा और से इसको समझते हैं दूसरे रूप में। देखिए इसमें चित्र के माध्यम से समझेंगे। यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी वही चीज़ें हैं। देखिए ये पहली वाली चित्र में गरीब विहीन और अमीर विहीन व्यक्ति का देश, जैसे पहली वाली बात की थी। 1 2 3 4 ये 5 लोग हैं, 4 कुर्सियां हैं इनके पास, तो चारों कुर्सियों पर मिल के बैठ गए हैं पाँचों। यानी यहाँ असमानता नहीं है, असमानता नहीं, यहाँ असमानता नहीं है, यहाँ समानता है। और इधर देखिए इधर 4 ही कुर्सियाँ थीं, 5 लोग, और इधर 6 कुर्सियाँ हैं, 6 कुर्सियाँ हैं, लोग 5 ही हैं। लेकिन अब देखिए ये आदमी अकेला 4 कुर्सी पर बैठा है, यानी इतनी संपत्ति लेके बैठा है अकेला। और 2 कुर्सियों के लिए 4 लोग हैं, बेचारे लटके बैठे हैं। यहाँ असमानता है। यहाँ गरीब और अमीर व्यक्ति हैं, यानी गरीब भी हैं और अमीर भी हैं। तो अब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने देश के बारे में कि हमारा देश कहाँ स्टैंड कर रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए और थोड़ा सा आगे बात करते हैं, आय और अन्य मापदंड। देखिए ये जो पहली वाली टेबल है इसमें देखते हैं राज्य हैं पहले हरियाणा, केरल और बिहार। इनके प्रति व्यक्ति 2015-16 की है, प्रति व्यक्ति आय ये लिखी हुई है। हरियाणा की है 1,62,034 रुपये, ये एक पूरी साल की है। केरल की है 1,40,190 और बिहार की है 31,454 रुपये। तो ये जाहिर सी बात है सबसे ऊपर कौन है। यदि विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करें तो इस टेबल का क्रम क्या होगा। हरियाणा सबसे पहले नंबर पर, फिर केरल और फिर बिहार। अब इसी को वही राज्य हैं, देखिए एक दूसरा पैमाना लिया है मापदंड के अनुसार। ये देखो अन्य मापदंड नहीं है, यहाँ पर था प्रति व्यक्ति आय, बस एक ही था प्रति व्यक्ति आय, और यहाँ पर राज्य वही है हरियाणा, केरल और बिहार। यहाँ पर जो पैमाना है वो 3 है। देखिए शिशु मृत्यु दर, यानी बच्चे की जो मृत्यु दर है, 1000 में कितने बच्चे मर जाते हैं, ये 2016 का आंकड़ा है, ये काल्पनिक नहीं है, ये सच आंकड़ा है 2016 का। और साक्षरता की दर ये 2011 का है, इसको समझने के लिए लिया गया है। साक्षरता दर यानी साक्षर व्यक्ति कितने हैं 100 में। निबल उपस्थिति यानी उपस्थित कितने रहते हैं बच्चे 14 और 15 साल की, 14-15 साल के स्कूल में उपस्थित कितने रहते हैं प्रति 100 पर है। ये 2013-14 का आंकड़ा है। तो देखिए 3 मापदंड लिए हैं इसमें, शिशु की मृत्यु दर है, साक्षरता है और उपस्थिति है, 14-15 साल के बच्चों की उपस्थिति है स्कूल में। तो हरियाणा में देखिए क्या स्थिति है। हरियाणा में जो मृत्यु दर है वो 33 है, यानी 1000 बच्चों जन्म होते हैं तो 33 मर जाते हैं। केरल में 10 ही मरते हैं, बिहार में 38 मर जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर बात करें तो केरल सबसे अच्छा है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसके बाद हरियाणा, फिर बिहार। केरल में सबसे कम बच्चे मरते हैं, यानी वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हैं। अब देखते हैं साक्षरता की बात। साक्षरता में इनका है 94% केरल का। तो देखिए यहाँ पर 1, 2 और 3 ये क्रम हो गया। यहाँ पर बात करें तो इसके भी साक्षरता दर इसकी ज़्यादा है, तो ये 1 नंबर पर आ गया, ये 2 नंबर पर आ गया और ये 3 पर आ गया। अब देखिए उपस्थिति की बात करें तो केरल में 83 रहती है, तो ये 1 नंबर पर हुआ, हरियाणा दूसरे नंबर पर और बिहार तीसरे नंबर पर। यानी कुल मिलाकर जो कंसिस्टेंटली ये जो रिपोर्ट आ रही है निकल के,
वो उसमें पोजीशन ये बन रही है, केरल 1 नंबर पर है, हरियाणा दूसरे नंबर पर और बिहार तीसरे नंबर पर। अब देखिए ये 3 राज्यों की हमने तुलना की है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अगर हम जब तुलना करते हैं तो हरियाणा पहले नंबर पर आता है, केरल दूसरे पर और बिहार तीसरे पर। लेकिन जो अन्य मापदंड हैं जैसे मृत्यु दर है, साक्षरता है और उपस्थिति है, इन मापदंडों को लेते हैं तो फिर केरल ऊपर पहुंच जाता है, हरियाणा बाद में आता है और बिहार उसके भी बाद में आता है। तो ये क्या कारण है, इन कारणों को हम अगले भाग में देखेंगे। आज हमने विकास के मायनों को समझने की कोशिश की है, आज से शुरुआत की है और आशा अच्छा लगा होगा। इसको अभी से समझना शुरू कर दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक ये दूसरे पार्ट के साथ। धन्यवाद।